गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तक हमने यूनिट 7 के 203 पेज तक सारे काम कर लिए हैं। विराम चिन्ह भी कर लिया है, लास्ट टॉपिक था वो उसका। उसके बाद अब जो एकदम लास्ट में दिया हुआ है आपके त्रुटियां निदान एवं उपचार, यानी कि भाषा लिखते समय विद्यार्थी क्या करते हैं, मात्राओं पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण वे वर्ण अशुद्ध हो जाते हैं। ये बात ठीक आप मान कर चलो, अगर हम गलत बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे तो हमारी लिखने में भी अशुद्धियाँ ही होंगी, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। ये बात अपने बलाघात वाले नियम टॉपिक पे भी की थी भी जिस वर्ण पर जैसा बल दिया जाना चाहिए उसी के आधार पर ही वह लिखने में मतलब शुद्धियाँ की करेंगे, अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। तो आपकी बुक के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले दी हुई है व तथा ब संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि व के स्थान पर ब लिखना। जैसे अब आपकी बुक के अंदर देखो, कोई शब्द आगे शुद्ध दिया हुआ है, कोई शब्द पीछे शुद्ध दिया गया है, तो मैंने निशान लगा दिए हैं, आप ध्यान से देखना। जो शुद्ध शब्द हैं उन पर मैंने राइट लगाया है। जैसे बालक को बालक कहना, भी ब के स्थान पर व करना, और वाचन को वाचन कहना, तो इसमें बालक जो पीछे है वो शुद्ध है और बालक गलत है, और वाचन सही है, वाचन गलत है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ड तथा ड़ संबंधी अशुद्धियाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ड और ड़ में अंतर नहीं पता होता। तो देखो, बड़ा को बड़ा कहना, यानी कि यहाँ पर ड़ आएगा, ड नहीं आएगा। बढ़िया को बढ़िया कहना, डालडा को डालडा कहना, तो यानी कि जो राइट लगे हुए वो शुद्ध है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मिश्रित वर्णों संबंधी अशुद्धियाँ। मिश्रित मतलब संयुक्त वर्ण। मिश्रित किसे कहते हैं? संयुक्त वर्ण, जो कि दो भिन्न वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे क्ष बनता तो है, क्ष का मैंने आपको बताया था क प्लस श से, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट उसको शुद्ध न समझ के छ, आधा च और छ की तरह समझते हैं। जैसे शिक्षा को शिक्षा कहना, भिक्षा इन्होंने शुद्ध में भी बड़ी की मात्रा लगा दी, छोटी की मात्रा आएगी। भिक्षा को भिक्षा कहना, कक्षा को कक्षा कहना, ठीक है, यानी कि क्ष के स्थान पर च और छ लिखना गलत है, क्ष ही आना चाहिए। उसके बाद री का र, री की मात्रा होती है नीचे ऐसे और र की मात्रा होती है ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो चुकी पहले लेसन में ही था हमारे, ये तो फर्स्ट यूनिट में ही। पृथ्वी को पृथ्वी कहना, गृह को ग्रह कहना, क्योंकि गृह का मतलब होता है घर, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र तारे। मातृ को मातृ कहना, मातृ शब्द माता के लिए होता है, मातृ शब्द केवल के लिए होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं यह पेन मात्र 10 रुपये में मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे ए का ये लिखना, दिए दिए, पढ़िए को पढ़िए, चाहिए को चाहिए, यानी कि आपके आगे वाले शुद्ध हैं, पीछे वाले ये तीनों गलत हैं। अब बात आती है इसका निदान कैसे किया जाए, इसका उपचार कैसे किया जाए, अध्यापक द्वारा ऐसा क्या प्रयत्न किया जाए जिसके द्वारा बालक अशुद्धियाँ न करें। तो इसके लिए हमने ये लिखना है कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, भी बच्चे जैसा भी शिक्षक को बोलते हुए सुनेंगे वैसा ही वो लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं शुद्ध बोले, जिसके कारण बालक की अशुद्धियाँ ना हो, और उसे बालकों को, छोटे बालकों को या मतलब जो भी वर्तनी से संबंधित, भाषा से संबंधित शब्द समय समय पर लिखवाए जाने चाहिए। प्रतियोगिताएं करवाई जानी चाहिए श्रुतलेख से संबंधित, जिससे बालक शुद्ध लिखना सीख जाएं। और उसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब जो हमारे लिंगुआ फ़ोन होता है, लिंगुआ फ़ोन के माध्यम से भी हम भाषा में शुद्धता ला सकते हैं, और बच्चों को शुद्ध उच्चारण और शुद्ध ही लेखन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। उसके बाद आपके लास्ट में दिए हुए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है,
उसके ऑप्शन है अल्प प्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अघोष। तो नाम से पता चल रहा है अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण मतलब वायु की मात्रा, यानी कि इसका पहला ऑप्शन आएगा क जो है वो सही ऑप्शन है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, ये हमने किया था। ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद अनुस्वार और चंद्र बिंदु से बने 4 शब्द लिखो। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? पांचवें वर्ण के स्थान पर, जैसे संभव, संकल्प, संचय, चंद्र, दंत, ये सभी इससे शब्द बनते हैं चंद्र बिंदु से। और एक चीज़ और मैंने बताई थी, जो तत्सम शब्द होते हैं वो अनुस्वार से बनते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वो चंद्र बिंदु से बनते हैं। ये भी आप ध्यान देना, जैसे चंद्र है ये तत्सम है और चांद जो होगा ये तद्भव होगा, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। सांप, आँख, नदियाँ, दांत। ठीक है, तो दंत और दांत का भी हम देख लेते हैं भी, दंत तत्सम है और दांत क्या है? तद्भव है। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे लिखे वर्णों का उच्चारण स्थान उनके सामने लिखिए। त का दंत, ढ का मूर्धा क्योंकि ये टै वर्ग का है, ब ओष्ठ ये पै वर्ग का है, झ च वर्ग तालु से होता है, कै वर्ग ख कंठ से, म प वर्ग ओष्ठ से, ग कै वर्ग कंठ से, जै चै वर्ग तालु से, थै तै वर्ग दंत से। ठीक है, यानी कि ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, तो आपको अभ्यास प्रश्न करने में मुझे आशा है कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है अंतस्थ व ऊष्म व्यंजनों से बनने वाले शब्द अलग छांटिए। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन श, श, स। तो हमें ये जो शब्द दिए गए हैं, जो य से शुरू है, उस य, र, ल, व से शुरू है वो अंतस्थ में लिखे जाएंगे, और जो श, श, स, स, ह से शुरू है वो ऊष्म में लिखे जाएंगे। जैसे यम अंतस्थ, शम ऊष्म, रहीम अंतस्थ, सरोज ऊष्म, षटकोण ऊष्म, लज्जा अंतस्थ, वरुण अंतस्थ, हम ऊष्म। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित वर्णों में से अघोष व घोष वर्ण अलग अलग कीजिए। अब अघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले 2 व तीनों से अघोष, बाकी सारे घोष वर्ण, यानी कि अघोष की संख्या है 13, प्रत्येक वर्ग के पहले 2। ठीक है, अब ये क, अब मैंने जिनके नीचे में निशान लगे हुए हैं ना, ये अघोष है, बाकी सारे में घोष वर्ण आ देंगे। क, च, ट, श और प, ये किस में जाएंगे? अघोष वर्ण में। ठीक है, उसके बाद म, र, ग, न, ह, ध, ज, और उसके बाद जो स्वर होते हैं ना वो भी सारे घोष वर्ण में आएंगे, क्योंकि अघोष की संख्या होती है 13। ठीक है, और घोष वर्ण में जो बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन है, उसके बाद अंतस्थ है और प्लस ह है और सभी स्वर है, ये कहलाते हैं घोष वर्ण में। ठीक है, तो अभी इसमें से आप देख लोगे आराम से, ये जो जितने अ, ई, ए, औ जो है ये है घोष वर्ण। उसके बाद निम्नलिखित वर्णों में से अल्प प्राण व महाप्राण ध्वनियों को अलग अलग कीजिए। ध्वनियों में अब आपने अल्प प्राण और महाप्राण हमने अभी किया था भी। अल्प प्राण में होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, और महाप्राण में होता है दूसरा, चौथा, और अंतस्थ भी अल्प प्राण और ऊष्म महाप्राण। तो ये देखो श, अब मैंने अल्प प्राण पे निशान लगाए हुए, बाकी जो छोड़े हुए ना, या मैं यहाँ लिख देती हूँ। श महाप्राण में आएगा, उसके बाद र अल्प प्राण में, अ अल्प प्राण में, उसके बाद ऊ भी अल्प प्राण में, ख इसमें आएगा महाप्राण में, ज अल्प प्राण में, ध चौथा होता है इसमें आएगा, द तीसरा होता है इसमें आएगा, य, र, ल, व अंतस्थ सारे इसमें अल्प प्राण में होते हैं, और सभी स्वर जो होते हैं वो भी अल्प प्राण में होते हैं। तो आ, ई, और उसके बाद ट, ठ, ड तीसरा वर्ण होता है, ये भी अल्प प्राण में जाएगा, और फ इसमें आएगा महाप्राण में। ठीक है, उसके बाद स्वर की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। स्वर किसे कहते हैं?
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। उसके भेदों वाला हमने डिटेल में मैंने आपको बताया है, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर सकते हैं। उसे उच्चारण के स्थान पर हमने 2 भागों में बांटा था, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, वो सारा आ जाएगा जो मैंने आपको टेबल करवाया था, जो फर्स्ट डे हुआ था हमारा, ठीक है। उसके बाद घोष व अघोष में क्या अंतर है, अभी मैंने आपको बताया। प्रत्येक वर्ग के पहले 2 व तीनों से अघोष कहलाते हैं, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये अभी हमने किया था। अंतस्थ, ह और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। और साथ में हमें ये परिभाषा भी बताएंगे, वे जिन वर्णों के उच्चारण में घर्षण का प्रयोग नहीं होता वे अघोष कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में घर्षण का प्रयोग होता है, बल लगता है, वो घोष वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद अब बलाघात को उदाहरण सहित समझाइए, ये हमने सैटरडे को ही किया था भी। जिन वर्णों को जैसे जिस भी शब्द के बोलने में जिस वर्ण के ऊपर अधिक बल लगता है वह उसका बलाघात कहलाता है। जैसे हम कहते हैं पेज नंबर 200 के ऊपर आपके दिया हुआ है कि किसी शब्द के उच्चारण में अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं, और बलाघात अक्षर के स्वर पर ही होता है। फिर उसमें आप एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हो, चाहे तो आप ये दे दो भी एक अक्षर वाले हैं तो उसी पर होगा, या फिर अगला था भी एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में जब सभी अक्षर ह्रस्व हो तो बलाघात अंतिम से पूर्व अक्षर पर किया जाता है, जैसे कमल तो म पर आएगा। उसके बाद आपका ये समेकन दिया हुआ है जो हमने किया था, इसको आप रीड कर लेना। कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा आज तक का सिलेबस लगभग हो गया है, फिर भी आपको लगे मैडम थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो तो आप मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं। थैंक यू।